Hello everyone, welcome to Chanakya IAS Academy topic of the day session. This is our current affairs session. So let's begin the session. आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, this is related with sealed cover jurisprudence. इस पर्टिकुलर जो वर्ड है sealed cover jurisprudence, आपने पहले भी न्यूज में सुना होगा, खासकर जो पेगासस केस था उस टाइम में, INX मीडिया के केस में, और जो राम जन्मभूमि का केस था उसमें भी आपने इस पर्टिकुलर वर्ड सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस को सुना होगा। आखिर ये सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस होता क्या है? तो बेसिकली यह जब जो एविडेंसेस है, जो साक्ष्य है किसी केस से रिलेटेड, वो बहुत ही ज्यादा हाईली कॉन्फिडेंशियल होते हैं, तो उन केसेस में वैसे जो एविडेंस है, जो साक्ष्य है, उन्हें एक पर्टिकुलर इनवेलप में सील्ड करके जज के सामने रखा जाता है। मतलब उससे उस एविडेंस को रिवील नहीं किया जा सकता, वो हाईली कॉन्फिडेंशियल होते हैं, इसीलिए वो डायरेक्ट जज को दिया जाता है उस पर्टिकुलर इनवेलप में सील्ड करके। दैट्स व्हाई इसका नाम दिया जाता है सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस। और ऐसा जो सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस है, इसका यूज पहले भी हो चुका है, पेगासस केस में हो गया था, INX मीडिया के केस में हुआ, राम जन्मभूमि के केस में हुआ। अभी रिसेंटली अगर ये न्यूज में क्यों था, तो अभी रिसेंटली इसका न्यूज में आने का कारण था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो अडानी हिंडनबर्ग का इशू है, उस पे गवर्नमेंट को कहा था कि एक कमिटी बैठाइए और वह कमिटी जांच करेगी इस इशू के बारे में। कमिटी का नाम रिकमेंड के लिए गवर्नमेंट ने कमिटी बैठाने के लिए कुछ नामों का रिकमेंडेशन दिया, और उस रिकमेंडेशन जो उन्होंने नाम को रिकमेंड किए थे कि कौन कौन से लोग कमिटी के मेंबर होंगे, उसे एक सील्ड कवर में सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसे रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, आपको नाम को पब्लिक करना पड़ेगा, इसे आप सील्ड कवर में नहीं दे सकते हैं ड्यू टू इस इशू ऑफ ट्रांसपेरेंसी। दैट्स व्हाई अगेन यह सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस न्यूज में था। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज रिजेक्टेड अ सील्ड कवर सजेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट pertaining to Adani Hindenburg issue. The central government had earlier proposed the names of members of the committee to assess the market regulatory framework and recommended measures related to the Adani Hindenburg issue. But the Supreme Court refused to accept any suggestion on the names in sealed cover in order to maintain transparency. जैसा ही सुप्रीम कोर्ट के पास ये गया सील्ड कवर में नाम, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया था कि अडानी हिंडनबर्ग को का जो इशू है उसे कमेटी के द्वारा जांच करवाया जाए, तो गवर्नमेंट जो है, रूलिंग गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम एक कमेटी गठित करेंगे। उन्होंने राम जो भी उसमें मेंबर्स होंगे उनका नाम को रिकमेंड किया, और उस जो नाम उसमें रिकमेंड किए थे सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा एक बंद इनवेलप में, जिसे हम लोग सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं। बंद इनवेलप में सुप्रीम कोर्ट के पास रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसे एक्सेप्ट करने से रिजेक्ट कर दिया ऑन द ग्राउंड ऑफ ट्रांसपेरेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है कि आखिर उस कमेटी के कौन कौन लोग मेंबर होंगे, उसके नाम को रिवील कीजिए, हम सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस में इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई यह जो न्यूज में था सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास क्या ऐसे कोई पावर है, क्या कोई लॉ उन्हें ये पावर प्रोवाइड करता है कि जो एविडेंसेस है उससे वो सील्ड कवर में मांग सकते हैं, क्या ऐसा कोई प्रोविजन है? तो देखते हैं। तो पहले तो जैसा कि मैंने बताया कि सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, तो सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ लीगल कॉन्सेप्ट दैट रेफर्स टू द practicing of presenting sensitive or confidential information to a court or tribunal in a sealed envelope or cover to be opened and reviewed only by the judge or judges in charge of that particular case। कि जो भी एविडेंस होगा जो उसमें उस इन्वेलप में कवर होगा वो सिर्फ और सिर्फ वह जज देख सकता है, या फिर जो जजेस का बेंचेज होगा जो उस केस से रिलेटेड होगा, वह बेंच उस पर्टिकुलर बेंच के जो जज होंगे उसी वह उस एनवेलप को ओपन करके उस पर्टिकुलर एविडेंस को, साक्ष्य को देख सकते हैं। यही इसीलिए इसको कहा जाता है कि जो सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस है एक लीगल कॉन्सेप्ट है। इवन दो देयर इज नो स्पेसिफिक लॉ टू डिफाइन द आइडिया ऑफ सील्ड कवर, द सुप्रीम कोर्ट डिराइव इट्स पावर टू यूज इट फ्रॉम रूल 7 ऑफ ऑर्डर 13 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013
एंड सेक्शन 123 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ये जो दो प्रोविजन है, रूल 7 ऑफ ऑर्डर 13 ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 एंड सेक्शन 123 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, यहां से सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वह कुछ साक्ष्यों को पर्टिकुलर केसेस में जो हाईली कॉन्फिडेंशियल हो सकते हैं उन्हें सील्ड कवर में वह एविडेंसेस को मांग कर सकता है, उसको मांग सकता है, उस एविडेंसेस को पब्लिक करने से वह रोक सकता है। आखिर अब क्या कहता है यह रूल 7? तो रूल 7 ऑफ ऑर्डर 13 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूल्स, इफ द चीफ जस्टिस और द कोर्ट डायरेक्ट सर्टेन इंफॉर्मेशन टू बी केप्ट अंडर सील्ड कवर or consider it to be confidential nature, no party would be allowed to access to the content of such information except if the chief justice himself order that the opposite party be allowed to access it। कि अगर जो रूल 7 कहता है कि अगर चीफ जस्टिस और कोर्ट यह डायरेक्ट करता है कि कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो काफी कॉन्फिडेंशियल और सेंसिटिव है, इसलिए उन एविडेंसेस को सील्ड कवर में दिया जाए और कोई भी दूसरा पार्टी उसे क्लेम नहीं कर सकता है कि वह इंफॉर्मेशन उसे भी चाहिए। लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद डायरेक्ट करते हैं कि नहीं ये एविडेंस अपोजिशन पार्टी को दिखाया जाए, उसे यह रिवील किया जाए, तब किया जा सकता है। द इंफॉर्मेशन कैन बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल इफ इट्स पब्लिकेशन इज नॉट कंसिडर्ड टू बी इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। और इसे कॉन्फिडेंशियल तब तक ही रखा जाएगा कि जब तक वह पब्लिक इंटरेस्ट में ना हो, कि मतलब पब्लिक को उससे कोई बेनिफिट नहीं होना उसके रिवील होने से, तब उसे कॉन्फिडेंशियल रखा जा सकता है। यह रूल 7 कहता है, जो कि ऑर्डर 13 सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 में मेंशन्ड है। अब है सेक्शन 123 जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में मेंशन है। ऑफिशियल अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू स्टेट अफेयर आर प्रोटेक्टेड एंड द पब्लिक ऑफिसर कैन नॉट बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज सच डॉक्यूमेंट्स। की पब्लिक ऑफिशियल को कंपेल नहीं किया जाएगा कि आप उस डॉक्यूमेंट को पब्लिक कीजिए, मतलब उसको रिवील कीजिए। अदर इंस्टांसेस वेयर इंफॉर्मेशन में बी साउट इन सीक्रेसी और कॉन्फिडेंस आर व्हेन इट्स पब्लिकेशन impedes an ongoing investigation such as details which are part of police case diary। तो ऐसे कुछ इसमें कंडीशंस दिए गए हैं कि किन किन केसेस में एविडेंस को पब्लिक नहीं किया जाएगा, किन किन केसेस में जो एविडेंस होंगे, जो साक्ष्य होंगे सुप्रीम कोर्ट के पास, मतलब जजेस के पास, उसे सील्ड कवर में दिया जाएगा। तो ये कुछ प्रोविजंस है जहां से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये पावर डिराइव करती है कि वो कुछ पर्टिकुलर केसेस में जो एविडेंस होंगे उन्हें सील्ड कवर में मांग कर सकती है। जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अडानी और हिंडनबर्ग के इशू में जब कमिटी का नाम को रिकमेंड किया गया था गवर्नमेंट के थ्रू और उन्होंने उसे सील्ड कवर में दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसे रिजेक्ट कर दिया ऑन द मैटर ऑफ ट्रांसपेरेंसी। दैट्स व्हाई यह सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस न्यूज में था। हमारा नेक्स्ट न्यूज है अबाउट फाइंडर डिवाइस। रिसेंटली नासा ने एक ऐसा डिवाइस मतलब उसको लॉन्च किया है, जिसके हेल्प से डेवलप किया है, जिसके हेल्प से कि अगर किसी अर्थक्वेक में कोई बहुत बड़ा अर्थक्वेक हुआ और मलबे में बहुत अंदर तक लोग दब गए हैं, तो इस डिवाइस के हेल्प से उसे डिटेक्ट किया जा सकता है। जैसे रिसेंटली इसका यूज जो है, जो अभी टर्की में अर्थक्वेक हुआ है, वहां पे इसका यूज किया गया है। NASA has developed a technology that remotely detect the tiniest motion of the body that will be used by disaster relief team in earthquake stricken Turkey। जो बहुत एकदम रिमोट, अलग से भी यह सिर्फ माइक्रोवेव रडार सेंसर्स का यूज करके वो पता लगा सकते हैं कि मलबे के अंदर में लोग दबे हैं या नहीं। द डिवाइस कॉल्ड फाइंडर फाइंडिंग इंडिविजुअल्स फॉर डिजास्टर इमरजेंसी रिस्पॉन्स यूजेज माइक्रोवेव रडार सेंसर टू फाइंड द सर्वाइवर्स अंडरनीथ द रबल। जो दब गए हैं अंदर में, उन्हें यह माइक्रोवेव रडार सेंसर के हेल्प से वो डिटेक्ट करते हैं, उनके हार्ट बीट को वो डिटेक्ट कर लेते हैं, जिससे कि पता लगाया जा सके उसके अंदर में लोग दबे हुए हैं या नहीं। इट वॉज डिजाइन्ड टू डिटेक्ट अ ह्यूमन हार्ट बीट ब्यूरिड बीनीथ 30 फीट ऑफ रबल। लगभग 30 फीट अंदर में भी अगर कोई है तो उसको वो डिटेक्ट इजिली कर लेता है। द रडार इल्यूमिनेट्स द रबल पाइप एंड रिसीव रिफ्लेक्शन बैक फ्रॉम अ डिजास्टर साइट इंक्लूडिंग द विक्टिम। जैसे वो माइक्रोवेव जाएगा, वो रिफ्लेक्ट होकर उस फिर से रडार के पास आएगा
जिससे कि वो अंदाजा लगा लेता है कि कितने फीट अंदर में लोग दबे हुए हैं। फाउंडर looks for changes in the reflection that indicate movement and then check to see if those movement can be attributed to human heartbeats and respiration. It can distinguish human respiration from animals or mechanical movement. और ये अलग भी कर लेता है कि ह्यूमन रेस्पिरेशन है या कोई और चीज है, तो इसे वो डिस्टिंक्ट भी कर देता है, अलग अलग वो डिफरेंशिएट कर देता है, जिससे कि इजीली पता लगाया जा सकता है कि उतने फीट के अंदर में ह्यूमन दबे हुए हैं या नहीं। इसे रिसेंटली नासा ने डेवलप किया है इस फाइंडर डिवाइस को, जो कि अर्थक्वेक अगर आता है तो इजीली लोगों को वहां से मतलब निकाला जा सके अगर रबिल के अंदर में वो दबे हुए हैं तो ये दो हमारे न्यूज था। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।